दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर साइंस का 14 यानी क्लास 10 विज्ञान। दोस्तों चैप्टर नंबर 14 जो होगा ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों ये आपके लास्ट चैप्टर चल रहे हैं जिसमें यानी ऊर्जा के स्रोत हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दे और दोस्तों हाँ एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 यानी जो 2023 में यूपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, इंपॉर्टेंट वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कक्षा 10 के जो साइंस है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत यानी चैप्टर नंबर 14 की बात करेंगे ऊर्जा के स्रोत। सभी वे क्वेश्चन हैं जो पिछली बोर्ड परीक्षा में पूछे गए यानी सभी वे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो पिछली बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी वे क्वेश्चन जो पिछली बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं 2023 बोर्ड यानी सभी वे क्वेश्चन हैं जो पिछली बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। दोस्तों जो भी मैं यानी जो हर चैप्टर का क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन वे होते हैं जो मैं हर बार बोर्ड यानी ये क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो दोस्तों पिछली बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वे सभी क्वेश्चन हैं यानी जो 2016, 2017, 2018, 2014 इन सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। यानी सभी बोर्ड परीक्षा में यानी पिछले क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों मैं वही लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों जो छात्र यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से तो दोस्तों वो जुड़ सकते हैं। ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज की तैयारी कराई जा रही है दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके यानी बहुत ही अच्छे टीचरों द्वारा। तो दोस्तों आप सभी उन सभी वीडियो को देख सकते हो, मैं उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर यहाँ से भी सभी वीडियो देख सकते हैं। 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें नहीं दोस्तों जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे दोस्तों वो जरूर इस वीडियो को देखें क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आपके लिए। दोस्तों टॉपर बन जाओगे 95% प्लस स्कोर गारंटी से यानी दोस्तों अगर आप हमारे तरीके से हमारे बताए हुए तरीके से पढ़ते तो दोस्तों आप टॉपर जरूर बन जाओगे क्योंकि दोस्तों हम वही क्वेश्चन सेलेक्टेड लेकर आते हैं जो बोर्ड परीक्षा बार बार रिपीटेड कर रही है। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करोगे तो दोस्तों आप जरूर टॉपर बन जाओगे। और दोस्तों हाँ आपको आपको हम मॉडल टेस्ट पे कराए जाएंगे जो मॉडल प्रैक्टिस यानी आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा एवं ऊर्जा स्रोत यानी ऊर्जा एवं ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी दोस्तों अगर कोई भी कुछ कार्य कर रहा है, अगर दोस्तों ये माचिस है दोस्तों इस माचिस को मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ रखा तो दोस्तों इसमें मैंने जो कार्य करा इसे मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखा दोस्तों इसे मैंने दोस्तों यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो दोस्तों इसमें जो मैंने कार्य करा और उसमें यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नहीं दोस्तों जो मैंने इसमें कार्य करा वो क्या हो गया, जो मैंने इसमें ऐसे लेकर यहाँ तक कार्य करा दोस्तों क्या होगा वो ऊर्जा होगी। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नहीं दोस्तों जिसमें जितनी ज़्यादा क्षमता होगी उसमें उतनी ज़्यादा ऊर्जा होगी। यानी दोस्तों अगर आप दोस्तों खली को ले लो तो दोस्तों खली में ज़्यादा क्षमता है और दोस्तों ज़्यादा क्षमता है तो दोस्तों उसे ज़्यादा उनमें ज़्यादा ऊर्जा भी होगी। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं तथा जिस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं तथा जिस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा स्रोत कहते हैं दोस्तों हम सभी को ऊर्जा किस चीज़ से प्राप्त होती है। दोस्तों हम सभी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है खाने से। किससे? खाने से। दोस्तों गाड़ियां हैं, गाड़ियों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी। दोस्तों गाड़ियों को जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो होगी किससे। दोस्तों गाड़ियों को जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो होगी पेट्रोल से, डीजल से, इन CNG से, इनसे प्राप्त होगी। तो दोस्तों किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं तथा जिस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा स्रोत कहते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। यानी जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। दोस्तों आपकी परीक्षा में बताना 2011 में पूछा गया, 12, 13, 15, 17, 16, 19 और 21 दोस्तों इन सालों में पूछा गया जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है जीवाश्म कहलाते हैं। यानी दोस्तों क्या कहना चाह रहा है समझिए। ऐसे ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसों की आदि। दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अब से बहुत ज़्यादा सालों पहले हमारी पृथ्वी पर डायनासोर भी स्थित थे और दोस्तों डायनासोर जब थे तो दोस्तों उस दौरान बड़े बड़े जानवर भी होते थे। तो दोस्तों उस दौरान पृथ्वी का विनाश हो गया था और दोस्तों जो पृथ्वी के सब चीज़ यानी उथल पुथल हो गई थी। यानी जो चीज़ ऊपर थी वो नीचे आ गई, जो नीचे थी ऊपर आ गई।
तो दोस्तों वे सब मर गए और वे नीचे चले गए, दब गए। तो दोस्तों उनके दबने के कारण ही क्या हुआ, उनके दबने के कारण दोस्तों आज हमें पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस दोस्तों इन सभी का हम यानी इन सभी को हम ये सभी हमें मिल पाती हैं। तो दोस्तों ऐसे ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतु एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों, दबने से हुई है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, आदि हो गया। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? 2013, 2014, 2017, 2019, 2021, 2022। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। यानी गतिशील वायु को क्या कहते हैं दोस्तों? गतिशील वायु को पवन कैसे? यानी दोस्तों जो हवा चल रही है, जैसे आप देखते हैं कि हवा दोस्तों चल रही है हवा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे पवन कहते हैं। तथा गति के कारण वायु में कार्य करने की क्षमता होती है, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। तथा गति के कारण कार्य करने की यानी पवन में वायु की क्षमता होती है, गति करने के कारण वायु में कार्य करने की क्षमता होती है, जिसे पवन कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं तथा गति करने के कारण वायु में कार्य करने की क्षमता होती है, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? 2019, 21 और 22 में पूछा गया दोस्तों, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। नहीं दोस्तों जो हमें सूर्य से प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे? उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। आप सभी जानते हैं जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। यह दृश्य प्रकाश आवरक किरणों, पराबैंगनी किरणों के रूप में होता है। यानी दोस्तों हमें जो सूर्य से ऊर्जा मिलेगी किस किस से मिलेगी? एक तो दृश्य किरणें जो यानी देखने वाली किरणें हैं, एक आवरक किरणें है, और एक दोस्तों पराबैंगनी किरणें है जो कि हमारी त्वचा के लिए हानिकारक है। सभी के रूप में हमें सूर्य से जो मिलती है ऊर्जा मिलती है। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यह दृश्य प्रकाश आवरक किरणें, पराबैंगनी किरणों के रूप में होती है। अब प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? 2016, 18, 19, 20। ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? 16, 18, 19, 20। समुद्रों में उत्पन्न ज्वार भाटा के कारण प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यह ज्वार भाटे में जल के स्तर चढ़ने तथा गिरने से प्राप्त होती है। यानी दोस्तों समुद्रों में उत्पन्न ज्वार भाटा के कारण प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। नहीं दोस्तों जो हमें समुद्र में प्राप्त होती है, यानी कैसे? समुद्रों में उत्पन्न ज्वार भाटा के कारण प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है दोस्तों, उसके कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यह ज्वार भाटे में जल के स्तर पर चढ़ना तथा गिरने से प्राप्त होती है। यानी जो ऊर्जा होती है जल के स्तर पर गिरने तथा चढ़ने से प्राप्त होती है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? दोस्तों टोटल मैं आपके लिए 18 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। सॉरी 18 दोस्तों 16 है। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? दोस्तों कौन सी नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? 2014, 15, 16, 17। 2014, 15, 16, 17 इनमें पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों नाभिकीय अभिक्रियाएं जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन तथा द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नहीं दोस्तों जो भी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कौन सी नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं? अब नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? 2019, 20 और 21 में पूछा गया दोस्तों। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसे किसी भारी परमाणु के नाभिक में निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। यानी दोस्तों कोई इतना बड़ा पत्थर है मान लीजिए, और दोस्तों उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके दोस्तों उसे इतने से पत्थरों में दोस्तों तोड़ देते हैं। को इतने बड़े को दोस्तों छोटे छोटे में टुकड़ा कर देते तो उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन कहेंगे। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। 2019, 20, 21 में पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? 13, 14, 15, 16, 17। 13, 14, 15, 16, 17 में पूछा गया दोस्तों। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु नाभिक मिलकर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी दोस्तों नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? यानी दोस्तों अगर हमें विखंडन करना तो दोस्तों एक परमाणु में से 2 टूटने पड़ेंगे। अब दोस्तों संलयन की बात है, संलयन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त का मतलब दोस्तों मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। एक भारी का यानी दोस्तों कोई बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं।
अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नवीनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं? नवीनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं? 2011, 12, 15, 19, 2011, 12, 15, 19 ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका निरंतर उपयोग करने के बाद भी उनकी आपूर्ति बनी रहती है उन्हें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यानी दोस्तों ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका निरंतर उपयोग करने के बाद भी उनकी आपूर्ति बनी रहती है उन्हें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यानी दोस्तों आप चाहे उन्हें कितना भी यूज़ कर लो, आप उन्हें चाहे कितना भी यूज़ कर लो दोस्तों, लेकिन उनकी निरंतरता यानी वे बनी रहेंगी। तो वो कौन सी होंगी? वे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहलाएंगे। जैसे वायु हो गया, जल हो गया, बायोगैस हो गया आदि। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका निरंतर उपयोग के बाद भी उनकी आपूर्ति बनी रहती है उन्हें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। वायु, जल, बायोगैस आदि दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। अनवीनीकरण स्रोत, दोस्तों नवीनीकरण स्रोत जो ना कभी समाप्त होने वाले। और दोस्तों अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? 2012, 15, 19, 21 ऐसे ऊर्जा स्रोत जो निरंतर उपयोग के बाद किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे उन्हें ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत कहते हैं। यानी दोस्तों अगर हम ज़्यादा उपयोग करें तो दोस्तों वे एक दिन समाप्त हो जाएंगे। अब कैसे? जैसे कोयला, दोस्तों अगर आप कोयले का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों कोयला समाप्त हो जाएगा। पेट्रोल वैसा दोस्तों अगर आप पेट्रोल का ज़्यादा स्रोत करोगे तो दोस्तों पेट्रोल भी समाप्त हो जाएगा। यानी दोस्तों ऐसे स्रोत जिन्हें हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो दोस्तों उनका एक दिन अंत जरूर तय है। दोस्तों वे होंगे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें। अब वैकल्पिक ऊर्जा के 2 उपयोग लिखिए, उदाहरण लिखिए। वैकल्पिक ऊर्जा के 2 उदाहरण। नहीं दोस्तों हम ऊर्जा के वैकल्प के रूप में किसे किसे ले सकते हैं? दोस्तों 2014, 15, 16, 17, 19 में पूछा गया कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत लिखिए, यानी 2 उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों हम सौर ऊर्जा ले सकते हैं और नाभिकीय ऊर्जा ले सकते हैं। दोस्तों सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा हमारे पास 2 वैकल्पिक स्रोत हैं जिन्हें हम ले सकते हैं, सौर ऊर्जा और दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखो। 2019, 20, 21 में पूछाएगा, 2019 और 21 में पूछाएगा। एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखो। तो दोस्तों एलपीजी जो होता है वो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी। एलपीजी होता है दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और दोस्तों सीएनजी जो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। दोस्तों यानी एलपीजी लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा दोस्तों। सीएनजी होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फॉर्मूला, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 2014, 15 और 16 में पूछा गया कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? वो है दोस्तों सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य है। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे जिन्हें आप समाप्त मानते हैं। नहीं दोस्तों ऐसे कौन से ऊर्जा के 2 स्रोत हैं जिन्हें हम समाप्त मानते हैं? जैसे 2017, 19 और 21 में पूछा गया। यानी दोस्तों कोयला तथा पेट्रोलियम ऊर्जा के 2 समाप्त स्रोत हैं। दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के 2 समाप्त स्रोत हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम दोनों पृथ्वी पर उपलब्ध भंडार जल्दी ही समाप्त होने वाले हैं। इन्हें कभी भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः ये दोनों ऊर्जा के समाप्त स्रोत हैं। यानी दोस्तों पूछा था कि ऐसे कौन से स्रोत हैं जो पृथ्वी पर समाप्त होने वाले हैं? तो दोस्तों कोयला और मैंने बताया था ना अनवीनीकरण स्रोत है, यानी कोयला और पेट्रोलियम एक ऐसा स्रोत है जो जल्दी ही पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इनके भंडार इतने ज़्यादा नहीं और दोस्तों फिर ये पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सौर कुकर के लाभ लिखिए। नहीं दोस्तों सौर कुकर में जो आप खाना बनाते हो दोस्तों उसके लाभ लिखिए। 2014, 16, 19 और 21 में पूछा गया। सौर कुकर के उपयोग में धुआं नहीं निकलता, इस कारण पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। सौर कुकर के उपयोग में धुआं नहीं निकलता, इस कारण पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। सौर कुकर के उपयोग में से ईंधन की बचत होती है, यानी एक तो सौर कुकर के उपयोग में धुआं नहीं निकलता है जिस कारण पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा सौर कुकर के उपयोग से ईंधन की बचत होती है। और तीसरा दोस्तों सौर कुकर द्वारा भोजन पकाने में भोजन के पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते। यानी दोस्तों एक तो प्रदूषण नहीं होगा, दोस्तों एक खाना जल्दी पक जाएगा यानी ईंधन की बचत होगी, और दोस्तों तीसरा खाने के जो पोषक तत्व है उनका भी नष्ट नहीं होता। दोस्तों 2 क्वेश्चन और रहेंगे आपके, यानी वो कह रहा है कि 2 मंदक पदार्थों के नाम लिखिए। 2 मंदक पदार्थों के नाम लिखिए। 2014, 15, 16, 17 पूछेगा 2 मंदक पदार्थों के नाम लिखिए। तो दोस्तों 2 मंदक पदार्थ हैं भारी जल तथा ग्रेफाइट। भारी जल तथा ग्रेफाइट 2 मंदक पदार्थ है। कौन से? भारी जल तथा ग्रेफाइट 2 मंदक पदार्थ है।
उत्तर प्रदेश में नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है पूछ रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाभिकीय संयंत्र जो है वो नरोरा बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ? नरोरा बुलंदशहर में स्थित है। यानी दोस्तों ये जो टोटल आपके सामने मैंने 16 क्वेश्चन रखे दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से पता नहीं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यही क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लें। इस चैप्टर से दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों इन क्वेश्चनों में से ही आएगा और इनसे कोई बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आप इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। मैं इसका PDF व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा, आप दोस्तों वहाँ से भी जाकर इनका PDF देख सकते हैं। दोस्तों ये टोटल 16 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं दोस्तों। ये क्लास 10th में जो साइंस की क्लास है इसमें टोटल मैंने 16 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें दोस्तों, 10वीं बोर्ड परीक्षा से पहले।